युवराज, वसीम, चंदन और रज्जाक उस जहाज पर पहुंच गए थे जिस जहाज में भरकर बहुत सारी लड़कियों को लेकर जा रहे थे। उन्होंने वहां पर सभी लड़कियों को लगभग छुड़ा लिया था, लेकिन उसी समय युवराज और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। लेकिन रज्जाक ने अंदर तहखाने का दरवाजा खोल दिया था और अपने सूझबूझ से वो लोग फिर से ऊपर आ गए थे। ऊपर युवराज और अभिराज की लड़ाई हुई और अभिराज को नोवल ऑफिसर भी पकड़कर ले गए थे। युवराज ने इधर टीना को मुंबई सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। वहां डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर सर्जरी शुरू कर लिया था। टीना के माता पिता यशवंत और यामिनी भी भयभीत होकर अस्पताल में आ पहुंचे थे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 426वां एपिसोड। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंदर आते ही यामिनी ने रोते हुए कहा, हमने एक बेटी तो खो दी है, अब टीना को नहीं खो सकते। उनकी आवाज़ में दर्द और नाउम्मीदी की गहरी छाया उभरी हुई थी। यशवंत ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमारी बेटी अभी जिंदा है यामिनी, हम उसे जिंदा देखने के लिए कुछ भी करेंगे, तुम इतनी टेंशन मत लो। उनके बीच की यही माँ बाप की भावना, उनका प्यार और विश्वास उन दोनों को एक दूसरे का सहारा बना रहे थे। वे टीना से मिलने और आईसीयू में जाने के लिए डॉक्टरों के परमिशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हर क्षण वे इस असमंजस में थे कि टीना क्या क्या होगा। आईसीयू में डॉक्टर टीना के इलाज में जुटे थे। डॉक्टर ने बताया कि गोली टीना के कंधे के पास से लगी थी, दिल के पास थी और उन्होंने तुरंत सर्जरी शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि अगर गोली निकाल दी गई तो टीना की जान बच जाएगी, लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन था। डॉक्टर ने युवराज को बाहर आने के लिए कहा। वो अपने पूरे दर्द और गुस्से को छिपाते हुए बाहर आ गया। बाहर आकर वो वहीं रुक गया और जहां वो टीना को लेकर आया था। कुछ देर वेट करने के बाद युवराज धीरे धीरे हॉस्पिटल के बगीचे की ओर आ गया। उसकी आंखों में बर्फ की तरह ठंडक भर गई थी, लेकिन आग दिल में जल रही थी। टीना को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं अंकल आंटी का सामना कैसे करूंगा, उसने अपने मन ही मन सोचा। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, युवराज। वो पलट कर देखा तो टीना के माता पिता ही खड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक हल्की किरण भी थी। पास आते ही यशवंत बोले, युवराज, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हारी हिम्मत से ही हमारी बेटी अभी तक जिंदा है। यामिनी ने कहा, मुझे लगता है कि टीना को तुम्हारे साथ की वजह से ही जीने में बहुत बड़ा मौका मिला है। ये शब्द युवराज के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। उन दोनों ने प्यार से उसे और भी ज़्यादा ताकत दी। अब उसे एक और जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। समय जैसे थम सा गया था और कुछ ही घंटों के बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो सभी की नज़रें उस डॉक्टर पर टिक गई जो ऑपरेशन करके बाहर आया था। उसका चेहरा गंभीर था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ आ गई थी। उन्होंने बाहर आते ही कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमने ऑपरेशन कर दिया है, गोली निकाल दी है, लेकिन समस्या यह है कि गोली दिल के बहुत नज़दीक लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उनकी हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर कुछ पल रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही युवराज की आंखें भर आई। उसकी सांस रुकने लगी थी। उसने दीवार का सहारा लिया क्योंकि उसके पैरों ने जैसे साथ देना बंद कर दिया था। यशवंत और यामिनी की आंखों से फिर से आंसू की धार बह निकली। यशवंत ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर साहब, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। हमने पहले भी एक बेटी को खो दिया है, अब और हिम्मत नहीं बची। यामिनी भी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने टीना की तस्वीर को सीने से लगा लिया और भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी। युवराज, जो अब तक हमेशा की तरह ढाल बनकर खड़ा था, आज खुद बेबस लग रहा था। उसके मन में खुद से न जाने कितने सवाल आ गए थे। हे भगवान, गोली टीना की बजाय मुझे लग जाती। काश मैंने अभिराज को पहले ही कुछ करने योग्य नहीं छोड़ा होता। हॉस्पिटल के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदे जैसे युवराज की पीड़ा में खुद को समर्पित कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीमे से बुदबुदाया, भगवान, मैंने तुमसे बहुत कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज आप टीना को बचा लो। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता। सब कुछ बस उसे ठीक कर दो। चंदन, वसीम और रज्जाक भी अब अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने युवराज के कंधे पर हाथ रखा और चंदन ने कहा, सर, आप टूटे तो सब बिखर जाएंगे। आप ही तो सबकी ताकत है और टीना मैडम को कुछ नहीं होगा।
वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। रात गहराने लगी थी। हर घंटे के साथ उम्मीद और डर की जंग जारी थी। डॉक्टर लगातार रिपोर्ट्स देख रहे थे। टीना को मॉनिटर किया जा रहा था और उसके दिल की धड़कन के साथ हर कबार जैसे सबका दिल धड़कता जा रहा था। यशवंत, जो कभी कभी एक सख्त पिता हुआ करते थे, आज एक टूटे हुए इंसान की तरह अपनी पत्नी का हाथ थामे बैठे थे। यह मिनी मंत्र पढ़ रही थी। रामायण के श्लोकों की रिकॉर्डिंग मोबाइल पर चल रही थी। युवराज बार बार डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर, कोई हरकत हुई क्या? उंगलियां हिली क्या? आंखें खोली क्या उसने? लेकिन डॉक्टर गर्दन हिलाकर वहां से चला जाता। अगली सुबह जब पहली किरण अस्पताल की खिड़कियों से छनकर आई, लेकिन वो रोशनी युवराज और यशवंत यामिनी के जीवन में कोई उजाला नहीं भर सकी। रात भर आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता ही थी। सुबह 8 बजे डॉक्टर फिर बाहर आई और उनके चेहरे पर गंभीरता अब भी बरकरार थी। यशवंत और यामिनी तुरंत खड़े हो गए। युवराज की आंखें डॉक्टर के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह उनके लबों से निकलने वाले हर शब्द को अपनी आत्मा में समेटना चाहता हो। डॉक्टर ने आते ही कहा, देखिए, हमें खेद है, मगर टीना कोमा में चली गई है। उनकी नाड़ी और सांसें मशीन की सहायता से चल रही है। दिल की धड़कनें स्थिर है, लेकिन चेतना खो चुकी है। हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि कुछ अब भगवान ही कर सकते हैं। युवराज के लिए ये शब्द किसी आंधी से कम नहीं थी। उसका दिल अंदर से चढ़क गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए पीछे की दीवार से सिर टिका लिया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो रो नहीं रहा था। यशवंत और यामिनी, जो अब तक अपने जज्बातों को काबू में रखे हुए थे, आखिरकार फूट पड़े। यामिनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फपक कर रो पड़ी, जैसे एक बार फिर उनकी गोद खाली होने वाली थी। यशवंत की आंखों में मजबूरी और गुस्से की लहर थी, खुद पर, हालातों पर और युवराज पर, जिसकी दुश्मनियों ने उनके बेटे की यह हालत कर दी। अस्पताल की आईसीयू के बाहर का माहौल गहरा और भारी हो गया था। नर्सें अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उन्हें चेहरे पर एक गम की छाया थी। अस्पताल की सफेद दीवारों पर युवराज को किसी जेल जैसी लगने लगी थी। टीना आईसीयू में बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और मशीनें लगातार उसकी हालात पर नजरें रखे हुई थी। उसकी सांसें चल रही थी, मगर चेतना कहीं खो चुकी थी। उसका चेहरा अब वैसा ही था, शांत और सुंदर, जैसे वो बस सो रही थी। लेकिन हर टपकती ड्रिप और हर बीप करती मशीन उसको कठोरता से दिखा रही थी। युवराज हर घंटे आईसीयू के शीशे से झांकता, उम्मीद करता कि शायद वो हिले, कोई प्रतिक्रिया दे, उसकी आंखें खुल जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अस्पताल में बैठे बैठे 2 दिन बीत गए। डॉक्टरों ने अब कोई नया बयान नहीं दिया। युवराज ने टीना के कमरे में सामने ही बैठने का फैसला किया। वो वहीं जमीन पर एक कोने में अपना सिर दीवार से टिकाए बैठा रहा। मुंबई सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर जैसे समय थम सा गया था। यशवंत, यामिनी और युवराज की आंखों में अब केवल इंतजार था, एक ऐसे चमत्कार का जो शायद कभी ना हो। अस्पताल की सफेद दीवारों, मशीनों की बीपिंग और हवा में फैली दवाइयों की गंध ने उन तीनों के जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा खोल दिया था। युवराज, जो कभी अपने इरादों पर अड़िग रहता था, अब टूट गया था और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं ऊपर जाकर माही को क्या जवाब दूंगा? मैं उसकी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाया। माही की मौत के बाद वो खुद से वादा कर चुका था कि इस परिवार को टूटने नहीं देगा, लेकिन आज उसके हाथ खाली हो गए थे। और फिर तीसरे दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की के भीतर आई, डॉक्टर सलीन आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी बुरी खबर से पहले दिखाई देती थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बाहर आते ही कहा, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर और मिसेस चौधरी, हमने हर कोशिश कर ली। उनके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। 2 दिन से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आज हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उनसे स्पष्ट है कि टीना अब परमानेंट कोमा में चली गई है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही जैसे जमीन हिल गई। यशवंत और यामिनी वहीं बैठ गए। यामिनी अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर बुरी तरह से रोने लगी। यशवंत की आंखें फिर एक बार भर आई और उन्होंने बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा न तो ऐसा तो मत बोलिए डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर। युवराज कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थी। वो धीरे धीरे आईसीयू के दरवाजे तक गया, जहां टीना ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ी थी। मशीनें उसकी धड़कनों की पुष्टि कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं खो चुकी थी। युवराज ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। टीना, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब ये कैसा वादा है? तुम तो सो गई हो, लेकिन मैं हर दिन मर रहा हूं। तुमने खुद माही की जगह ली थी, तो अब साथ निभाऊ ना। अब मैं तुम्हें भी खो दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसका शरीर वही था, लेकिन आत्मा भी टूट गई थी। उसे अब किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
यशवंत और यामिनी को डॉक्टर काउंसलिंग के लिए ले गए, लेकिन युवराज वहीं पर बैठा रहा। उधर पुलिस ने अब रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इंडियन नेवी द्वारा युवराज को दिए गए स्पेशल थैंक यू ये साफ हो गया था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया था। लेकिन इन सब के बीच युवराज के लिए कोई सुकून की बात नहीं थी। अगली सुबह युवराज मंदिर गया, वो मंदिर जहां माही के अंतिम संस्कार से पहले वो गया था। उसने फिर वही दिया जलाया और घंटी बजाई, हाथ जोड़कर बस यही कहा, भगवान, अगर मेरा कोई पाप हो तो उसकी सजा मुझे दे, लेकिन टीना को वापस ला दो। मैं हर रोज पाप से तौबा करूंगा, लेकिन बस एक बार उसकी आंखें खोल दो। क्या लगता है दोस्तों आपको, टीना की आंखें खुलेगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 427वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पर ईश्वर ने चुप्पी साध ली थी। अस्पताल में टीना की हालत वैसे की ही वैसी बनी हुई थी। यामिनी उसकी पसंदीदा कहानियां पढ़ती, यशवंत उसके माथे पर हाथ रखकर घंटों बैठते। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर्स ने अब सिर्फ देखरेख की बात कही और युवराज जो हर रोज टीना से मिलने के लिए आता, युवराज अब रूटीन बन गई थी। साथ ही साथ वो धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटने लगा था। पर हर बार अंत में एक ही सवाल होता, क्या तुम कभी आंखें खोलोगी टीना? ये इंतजार अब एक बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन युवराज की उम्मीदें अभी भी अधूरी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ प्यार का जीने का नहीं, बल्कि हर पल उस इंसान के जीने का नाम था। इवन इफ दे नेवर वेक अप अगेन। टीना की बिगड़ती हालात ने न सिर्फ उसके दिल को तोड़ दिया था, बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर करके रख दिया था। हालांकि युवराज ने खुद को टूटने से रोका और अब वो धीरे धीरे फिर से अपने ऑफिस जाने लगा था। कंपनी का माहौल भी समझदारी से भरा हुआ था। सभी कर्मचारी उसकी हालात को समझते थे और कोशिश करते थे कि उसे ज्यादा बोझ न दिया जाए, लेकिन जिम्मेदारियों से कब तक बचा जा सकता था। युवराज अपने कैबिन में बैठा था। चंदन आया और उसने कहा, सर एक जरूरी बात है। हाँ चंदन, आओ बैठो, बताओ क्या हुआ? युवराज ने थके हुए स्वर में कहा, सर पिछले 3 महीनों में कंपनी के फाइनेंस में कुछ अनियमितता नजर आ रही है। मैंने और टीम ने जब डिटेल्स चेक की तो हमें यह संकेत मिले कि फंड्स को कुछ जगहों पर गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया है। युवराज का माथा सिकुड़ गया। तुम्हें शक है ये किसका काम हो सकता है? चंदन ने हिचकते हुए कहा, सर जो सिग्नेचर पैटर्न और अप्रूवल ट्रेल है वो आपके जीजा जी कुणाल सर की तरफ से इशारा करता है। एक पल को दोनों चुप हो गए। युवराज की सांसें तेज हो गई थी। उसे अंदाजा तो था कि कुणाल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जब पुष्टि हो गई तो उसे बहुत भारी लग रहा था। कुणाल उसके परिवार का हिस्सा थे और सबसे बड़ी बात उनकी बहन काव्या के पति। पर काव्या न सिर्फ उसकी बड़ी बहन थी, बल्कि कंपनी के चेयरवुमन और मास्टर शेयर होल्डर भी थी। पर वो बिना उसके जानकारी के कुणाल पर कोई आरोप भी तो नहीं लगा सकता था। युवराज की समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। वो जानता था कि काव्या अपनी शादी को लेकर बहुत भावुक है, लेकिन अब जब मामला कंपनी के भविष्य से जुड़ा था तो उसे एक कदम उठाना ही था। अगली सुबह वो सीधा काव्या के पास गया और काव्या उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन युवराज की आंखों की गंभीरता देखकर वो कुछ समझ गई। उसने पास बैठते ही कहा, क्या बात है युवराज, सब ठीक तो है ना? दीदी, दीदी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, युवराज ने गंभीर स्वर में कहा। काव्या थोड़ी चिंतित हो गई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। युवराज ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, दीदी कंपनी के कुछ फाइनेंस में गड़बड़ है और सारे सबूत जीजू के खिलाफ है। काव्या कुछ पल चुप रही और फिर एकदम से सोचकर बोली, युवराज शायद कोई तुम्हें गलतफहमी हुई है। कुणाल ऐसा नहीं कर सकते, वो तो तुम्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। मुझे भी यही लगता था दीदी, लेकिन चंदन और फाइनेंस टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो साफ कह रही है कि पिछले 3 महीनों में कई सारे फंड्स की गलत जगह इस्तेमाल किया गया और सिग्नेचर ट्रेल सीधे जीजू को जुड़ता है। काव्या की आंखों में नमी आ गई। वो दोहरी परिस्थिति में फंस गई थी। एक तरफ उसका भाई जो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करता था, और दूसरी तरफ उसका पति जिससे वो वर्षों से जुड़ी थी। कुछ देर बाद काव्या उठी और अपनी स्टडी से एक फाइल लेकर आई। ये देखो, ये सारे ट्रांजैक्शन पिछले महीने के हैं। इन पर कुणाल के साइन है, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये सीएसआर फंडिंग है। युवराज ने फाइल को ध्यान से देखा और कहा, दीदी सीएसआर के नाम पर जिस एनजीओ को पैसा दिया वो एक फर्जी संस्था है। इसकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अब काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो अपना हमसफर मानती रही, वो उसके विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। कुछ पलों के लिए पूरा कमरा जैसे मौन सा हो गया। फिर काव्या ने धीरे से कहा, युवराज अब क्या करना है?
दीदी, हमें सबसे पहले कंपनी के बोर्ड को सूचित करना होगा, फिर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनानी होगी। काव्या ने बॉस की बात पर सहमति जताते हुए कहा। ठीक है युवराज, तुम जो सही समझो, लेकिन एक गुजारिश है, ये सब पब्लिक न करो। युवराज ने उसके बात काटते हुए कहा। दीदी, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मामले को जितना हो सके प्राइवेट रखा जाएगा, लेकिन सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस दिन पहली बार काव्या की आंखों से आंसू गिरे, जो न सिर्फ एक पत्नी के टूटे भरोसे के थे, बल्कि एक बहन के भी थे। उसे अब रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा था। युवराज उस दिन जब अपने कमरे में लौटा तो उसका मन और भी व्यथित था। टीना की हालात पहले से नहीं सुधरी थी और अब ये पारिवारिक तूफान, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वो ना टीना का साथ छोड़ेगा और ना अपनी कंपनी की नींव हिलने देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नया शुरुआत हुआ और आज का दिन युवराज और काव्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। काव्या, जो सिंघानिया ग्रुप की चेयरवुमन थी, उसने निर्णय ले लिया था कि अब कंपनी में हो रहे घोटालों की तह तक जाकर सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। युवराज पहले से ऑफिस में आ गया था, लेकिन आज जब उसने काव्या को आते हुए देखा तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। कंपनी का मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम आज पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी बोर्ड मेंबर, सीनियर अधिकारियों के साथ अकाउंट विभाग के प्रमुख और ऑडिटर भी मौजूद होते। माहौल गंभीर था। काव्या के चेहरे पर संयम और शक्ति दोनों झलक रहे थे, जबकि युवराज के चेहरे पर चिंता आ गई थी। काव्या ने सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत करते हुए कहा, आज की ये मीटिंग बहुत जरूरी है। कुछ गंभीर आरोप हमारे ही परिवार के सदस्य पर लगे हैं, पर हमारा कर्तव्य है कि हम निष्पक्षता से इसकी जांच करें। मैं चाहती हूं कि एक ऐसी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने जो न तो युवराज के पक्ष में हो और न ही मेरे पति कुणाल के। कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी काव्या ने आगे कहा, 15 दिन पहले मैंने फंड्स में कुछ गड़बड़ी के संकेत पाए थे, इसलिए मैंने खुद ऑडिट करवाया था। उसी दौरान युवराज के कार्ड्स कुछ समय के लिए होल्ड किए गए थे, ताकि फंड फ्लो पर नजर रखी जा सके। चंदन ने तुम्हें इस बारे में बताया था युवराज, लेकिन उस समय कुछ खास नहीं मिला। अब तुम कह रहे हो कि कुणाल ने किसी फेक एनजीओ के जरिए फंड डाइवर्ट किया है। अगर ये बात सच है तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। युवराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने लैपटॉप में कुछ रिकॉर्ड्स, एनजीओ की जानकारी और बैंक ट्रांजेक्शन स्लिप्स बोर्ड के सामने पेश कर दी और कहा, ये देखिए, इस एनजीओ का नाम आशा वेलफेयर ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन फर्जी है और इसके अकाउंट में हमारी कंपनी से पिछले 6 महीनों में लगभग 750 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ऑडिटर ने भी दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए कहा, हमें भी इन ट्रांसफर की जानकारी मिली है मैम, लेकिन दस्तावेजों में ये फंड सीएसआर एक्टिविटी के अंतर दिखाए गए हैं। तभी बोर्ड के सदस्य मेहता वो बीच में ही बोल पड़े और उन्होंने कहा, काव्या जी, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। सीएसआर फंड का इस्तेमाल तो कंपनी अपने विवेक से करती है। अगर कुणाल जी ने किसी ट्रस्ट को फंड दिया है तो यह उनका अधिकार है। जब तक ये प्रमाणित नहीं होता कि पैसा निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तब तक कोई आरोप तो नहीं लगाया जा सकता। वो अभी तक जो युवराज के खिलाफ कुणाल का साथ दे रहे थे, उन्होंने भी समर्थन में कहा। और फिर जो पिछले कुछ समय से कंपनी में न तो सिर्फ फायदे का सौदा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सीएसआर के नाम पर कई संस्थाओं की मदद की। हो सकता है कि ट्रस्ट नया हो और कुछ दस्तावेजों की कमी हो, लेकिन इसे घोटाला कहना तो जल्दबाजी होगी मैम। काव्या ने दोनों की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन इस समय बात केवल कागजों और खातों की नहीं। यदि कंपनी के पैसे किसी गलत हाथों में जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जांच करें। मैं चाहती हूँ कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी बिठाई जाए, जिसमें 3 बाहरी एक्सपर्ट हो और हमारे बोर्ड से केवल 2 सदस्य युवराज और जिसे वो एक मिलकर चुन ले। बोर्ड ने एक मत से प्रस्ताव में मंजूरी दे दी और एक्सपर्ट की सूची तैयार कर ली। ऐसे बीच युवराज की नजरें लगातार काव्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसमें अपनी बहन को लेकर गर्व और विश्वास था, लेकिन साथ एक गहरी पीड़ा भी थी। कुणाल को लेकर उसे जो शक था, वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। लेकिन यह सच केवल दस्तावेज नहीं था, न्याय की कसौटी पर खरा भी उतरना चाहिए था। काव्या की आंखों में असमंजस था। एक तरफ उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ उसका रिश्ता, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए निर्णय लिया था कि कंपनी और सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसके बाद मीटिंग समाप्त हो गई, लेकिन हवा में तनाव अभी भी था। युवराज को आगे की लड़ाई का अंदाजा हो चुका था, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक घोटाले की बात नहीं थी। जैसे ही युवराज मीटिंग रूम से बाहर निकला, चंदन उसके पास आया और उसने युवराज को उसके ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, आपसे मिलने राजा जतेंद्र बजाज आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं और साथ ही
हमारा पेंडिंग पड़ा अमाउंट भी साइन करने आए हैं। युवराज को राजा जितेंद्र के आने की खबर मिलते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी छा गई। उसे शिमला से आए हुए राजा साहब से मिले हुए 1 महीना भर भी ऊपर हो गया था और इस दौरान उधर टीना और ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि वो राजा जितेंद्र बजाज और राजकुमारी प्रत्युषा को लगभग भूल ही गया था। वो तेजी से अपने ऑफिस की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा, राजा जितेंद्र उठे और दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। युवराज ने आते ही पूछा, कैसे हैं महाराज आप? अब तो सब बढ़िया है युवराज, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे चेहरे पर तो थकान दिख रही है। राजा साहब ने युवराज के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, ये तो सब भगवान की मर्जी है। आपकी बेटी राजकुमारी प्रत्युषा कैसी है? राजकुमार ने राजा से पूछा। ये सुनकर राजा 2 मिनट के लिए चुप हो गए। क्या हो गया था ऐसा? कहीं प्रत्युषा को ज्यादा बीमार तो नहीं हो गई? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर कर दिया करो, साथ में एक कमेंट कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करो। प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, हमारे फेसबुक का भी लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और वहाँ पर भी आपको नई नई जानकारी मिलती है। और हमने एक नई इंग्लिश की कहानी भी शुरू की है सुकून एफएम इंग्लिश चैनल पर। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप जाइए सुकून एफएम इंग्लिश पर और हमारी इंग्लिश वाली कहानी भी सुने। और इसी तरीके से आपको कहानियां मिलती रहेंगी और इसी तरीके से आप आनंद उठाते रहिए। दोस्तों, 428वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजा साहब ने 2 मिनट का विराम लिया और कहा, अरे प्रत्युषा तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान है। जो ट्यूमर लास्ट स्टेज में था अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है युवराज। मैं तुम्हारा और राधिका का बहुत आभारी हूं। तुम लोगों ने मेरी बेटे की जान बचा ली। युवराज की आंखों में सुकून की एक चमक दौड़ आई। उसने कॉफी के लिए कहा और दोनों एक साथ सोफे पर बैठ गए। चंदन ने तुरंत 2 कॉफी मंगवा दी। कॉफी की चुस्कियों के साथ दोनों पुरानी यादों को ताजा करने लगे। फिर बिजनेस की बात शुरू हो गई। राजा जितेंद्र ने फाइल खोली और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर नजर डाल ली। युवराज ने देखा कि इस बार डील से पहले ज्यादा कीमतों का फाइनल हुआ था और वो कीमतें वही थी जो कुणाल ने पहले तय की थी। इसका मतलब साफ था कि राजा जितेंद्र ने खुद से जो फैसला किया शायद युवराज के प्रति उनके विश्वास और कृतज्ञता के कारण था। राजा जितेंद्र ने इसके बाद कहा, युवराज, मैं चाहता था कि डील तुमसे हो। कुणाल ने जो प्रस्ताव भेजा था वो ठीक था, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम्हारा साथ ज्यादा सशक्त होगा। युवराज ने मुस्कुराकर हामी भरी और कहा, मैं वादा करता हूं राजा साहब, इस प्रोजेक्ट को मैं पूरी ईमानदारी से संभाल लूंगा। राजा जितेंद्र मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो युवराज को और भी ज्यादा चौंका गई। उन्होंने कहा, युवराज, प्रत्युषा मुंबई ही आ रही है। अपने आगे की पढ़ाई वो यहीं पर करेगी। वो चाहती है कि इस शहर में जहां तुम रहते हो वो अपनी नई शुरुआत करे। ये सुनते ही युवराज की मुस्कान भी गहरी हो गई और वो चौंक भी गया था। ऐसे ही बातचीत करते करते कब समय बीत गया उनको पता ही नहीं चला। उसके बाद राजा जितेंद्र बजाज ने विदा ली और उसने फाइल समेट ली और खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसका मन किसी और ही तूफान से घिरा हुआ था। बीते कुछ महीनों में उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ गए थे, शायद किसी ने ऐसा कभी अपनी जिंदगी में एहसास किया हो। वो बस यूं ही सोचों में डूबा हुआ था, तभी दरवाजे पर कोई आ गया। उसकी सोच की डोर टूट गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, चंदन खड़ा था। चंदन ने अंदर आकर धीरे से कहा, सर, चेयरवुमन के कहने पर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। सभी सदस्य इस वक्त चेयरवुमन के केबिन में मौजूद हैं। आपको भी बुलाया गया है। कंपनी के सीईओ और सीएमओ होने के नाते इस इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख के रूप में आपको अब कमान संभालनी है। युवराज ने चंदन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और मुस्कान जिम्मेदारी के एहसास के साथ थी। उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है चंदन, चलो मैं आता हूं। युवराज अपने ऑफिस से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ काव्या के केबिन की ओर बढ़ गया। ऑफिस का माहौल थोड़ा गंभीर था। सभी को मालूम था कि अब कंपनी के अंदरूनी भ्रष्टाचार की परतें खुलने वाली है। काव्या खुद भी बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसने अपने पति कुणाल पर पूरा यकीन था, लेकिन भाई की बातों और सामने आई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। जब युवराज उसके कैबिन में पहुंचा तो वहां पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। काव्या सामने बैठी थी और उसके बगल में कंपनी का लीगल हेड, चीफ फाइनेंस ऑफिसर
चीफ ऑपरेशन हेड और एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग फर्म के प्रतिनिधि बैठे थे। सबकी निगाहें दरवाजों पर टिक गई और जैसे युवराज अंदर आया, काव्या ने उठकर उसका स्वागत किया और कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, युवराज, अब से जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। मैंने इस टीम के ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है जो न तुम्हारे पक्ष में है न ही कुणाल के पक्ष में। मुझे सच जानना है, चाहे वो कितना भी कड़वा ही क्यों ना हो। युवराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने चेयर पर बैठ गया। उसने सभी सदस्यों को नमस्कार किया और कहा, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। हमारा मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सच सामने लाना है, ताकि कंपनी और इसके हजारों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। मुलाकात की शुरुआत करते ही लीगल हेड ने फाइलें टेबल पर रखी और कहा, सर, ये रही वो बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल जिनमें शक की गुंजाइश है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर ने अपनी बात कहा, हमने पिछले 6 महीनों के सारे एनजीओ डोनेशन, सप्लायर पेमेंट और अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स खंगाल लिए हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस फर्जी नामों से जुड़े हुए हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। युवराज ने एक एक करके सारी फाइलों को ध्यान से देखा और सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने पहला सवाल किया, यह फंड किस एनजीओ को गया है? उसका पंजीकरण नंबर? क्या उस एनजीओ का ऑफिस मुंबई में है? किसने अप्रूव किया है ये ट्रांजैक्शन? सब कुछ मुझे पता चाहिए। सवालों की बौछार से माहौल और भी गंभीर हो गया। काव्या ने बीच में कहा, युवराज, मुझे वो दिन याद है जब मैंने पिछले महीने के सारे ट्रांजैक्शन की जांच करवाई थी। तब मुझे कुछ नहीं मिला था। ये चीजें बहुत चालाकी से छुपाई गई है। तभी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर मिस्टर वर्मा बोले, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुणाल सर इस तरह की हरकत कर सकते हैं। वो खुद इतने अनुभवी और सजग है, ये तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। उनके साथ ही मिस्टर मेहता भी बोले, युवराज जी, हो सकता है कि ये सब आपके ऊपर दबाव डालने की साजिश हो। कुणाल सर ने तो खुद कई डील्स कंपनी को दिलाई। इस वक्त हमें एकजुट होकर संकट में लड़ना नहीं चाहिए कि एक दूसरे पर शक करें। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। युवराज ने शांत भाव से कहा, मिस्टर वर्मा और मिस्टर मेहता, मैं आपके मत का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन तथ्यों पर भरोसा करता हूं जो सबूतों से जुड़े हैं। अगर कुणाल निर्दोष है तो वो इस जांच के बाद पूरी तरह से साफ होकर सामने आएगा, लेकिन अगर उसके बाद वो रुक गया। काव्या ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, अगर वो दोषी निकले तो मैं खुद उनके खिलाफ पहला स्टेप लूंगी। मुझे परिवार की चिंता है, लेकिन उससे बड़ी चिंता कंपनी और उसके नाम की है। इस वाक्य ने कमरे की हवा को जैसे ठंडा कर दिया। सबका ध्यान उन रिपोर्ट्स और बारीकियों पर टिक गया था। मीटिंग देर शाम तक चली। युवराज ने एक एक करके सारे सबूत इकट्ठा करके रणनीति बनाई और अगले एक सप्ताह का परिणाम निकालने का वादा किया। बाहर निकलते वक्त सबने महसूस किया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। या तो किसी का नकाब उतरेगा या फिर विश्वास की एक नई दीवार खड़ी होगी। शाम हो गई थी। युवराज अपने ऑफिस से बाहर आ गया था। दिन भर की रात की थकान और जिम्मेदारियों का बोझ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस थकान के बावजूद उसका मन किसी और ही चिंता में डूबा हुआ था। उसके कदम सीधे अस्पताल की ओर चले गए और जहां टीना कई दिनों से एक मृत शरीर की तरह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हमेशा की तरह यशवंत और यामिनी एक बेंच पर बैठकर उसका और दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे, जैसे कि कोई चमत्कार हो जाए। यशवंत की आंखों के नीचे काले घेरे और यशवंत यामिनी की कांपती उंगलियां इस बात की गवाही दे रही थी कि नींद और आराम कब उनके जीवन से विदा कर चुके थे, उन्हें खुद भी नहीं पता था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में जीवन का कोई संकेत नहीं था। मशीनों की आवाजें, दवाओं की गंध और उस कमरे की निरवता युवराज को भीतर तक झकझोर गई। उसने धीरे से यशवंत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल आंटी, चलिए कुछ खा लीजिए। आपने कुछ भी नहीं खाया होगा सुबह से। वो दोनों जैसे मशीनों की तरह पीछे चलने लगे। युवराज उन्हें हॉस्पिटल की कैंटीन में ले गया, जहां उसने उन्हें खाना परोसा और दोनों के चेहरे इतने बुझ चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों जिंदा लाशें हो। युवराज ने जबरन उनके हाथों में चम्मच थमाई और कहा, अंकल आंटी, टीना को हम सबकी जरूरत है और सबसे पहले आपको अपना भी ख्याल रखना होगा। नहीं तो अगर आप ही टूट जाएंगे तो टीना का ख्याल कौन रखेगा। इधर जब युवराज यशवंत और यामिनी को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं उधर शहर के दूसरे और छोर पर जूही बीच के पास एक आलीशान विला में कुणाल अपने दो साथियों समीर और सिकंदर और एक अनजान व्यक्ति के साथ पुल के किनारे पर बैठा हुआ था। समंदर की लहरें की गूंज पुल में पड़ती चांदनी की परछाई और उस रात को और भी रहस्यमय बना रही थी।
कुणाल के हाथ में एक महंगे स्कॉच का गिलास था और उसने चेहरे पर एक अजीब सी आत्मसंतोष फैला हुआ था, मानो दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा हो। कुणाल ने सिगार का एक लंबा खींचते हुए समीर से कहा, भाई, तुम्हारे अंदर जो ठंडा खून है वही तुम्हें सबसे अलग करता है। लोग अगर आधे भी समझदार होते तो तुम्हारे सामने झुक जाते। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुणाल, दुनिया डर से नहीं लालच से चलती है और मैं दोनों का मालिक हूं। तभी कुणाल का फोन बजा। स्क्रीन पर मेहता का नाम चमक रहा था। उसने गिलास नीचे रखा और फोन उठाया और कहा, हाँ मेहता साहब, बोलो। सर, आज ऑफिस में मीटिंग हुई थी। युवराज ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवा दी है। चेयरवुमन के कहने पर यह टीम बनी है और सुनिए, उस टीम का हेड खुद युवराज है। मेहता ने पूरी जानकारी कुणाल को देते हुए कहा। कुणाल की आंखों में जो चमक थी वो कुछ पल के लिए चिंता में बदल गई। उसने गिलास को एक झटके में खाली किया और बर्फ की ठंडी सांस छोड़ दी। फिर उसने पूछा, तो क्या लगता है कि वो कहां तक पहुंचेंगे? क्या वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे या ऊपर ऊपर से करेंगे? मेहता ने जवाब दिया, सर, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चेयरवुमन काव्या भी उनका साथ दे रही है और लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। कुणाल ने कुछ पल खामोशी से सोचा और फिर धीमे स्वर में बोला, मेहता, इस टीम की हर हरकत पर नजर रखो। और हाँ, जो भी कागजात मैंने तुम्हें छुपाने के लिए दिए थे वो सब किसी भी कीमत पर उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो जला दो। जैसे ही कुणाल ने फोन काटा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ आ गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और गला सूख गया था। जो बीच पर उस आलीशान विला के स्विमिंग पूल के किनारे बैठा वो इंसान जो कुछ देर पहले हंसी मजाक में डूबा हुआ था, अब पूरी तरह से तनाव में भर गया था। उसने अपनी उंगलियां बार बार अपने होठों पर फेरने शुरू कर दी, जैसे घबराहट उसके अंदर आ गई थी। तभी पास बैठे समीर ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा, अरे क्या हुआ कुणाल, कोई चिंता की बात है क्या? कुणाल ने समीर की ओर देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ समीर भाई, मैंने जो जो गड़बड़ियां तुम्हारे कहने पर की उनकी जांच शुरू हो गई है। ऑफिस में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी गई। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, समीर उसे पकड़वाने में मदद करेगा या फिर समीर उसे नहीं पकड़वा पाएगा? क्या और ही चाल चलेंगे ये दोनों? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। लोग कहानी को सुनते हैं लेकिन एक लाइक भी नहीं करते, तो कृपया एक लाइक तो कर दिया करो यार। दोस्तों, 429वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समीर ने अपनी हंसी रोकी और फिर गंभीरता से आगे बोला, अरे पगले, छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है। करने दे इन्वेस्टिगेशन, जांच करने वालों को सब कुछ वैध मिलेगा। मैंने पहले ही सब कुछ, सारे कागज तैयार करवा रखे हैं। ये सब यूं ही दिखावा है। तू बस ये सोच कि अब तू अपनी बीवी काव्या के मन में कैसे डालेगा कि ये सब युवराज की चाल है जो तुझे उससे अलग करना चाहता है। कुणाल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन काव्या इतनी बेवकूफ नहीं है भाई। वो जानती है कि युवराज कभी उसे झूठ नहीं बोल सकता। उसे कंपनी की और मेरी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा अगर सब सामने आ गया तो। समीर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अरे इससे पहले कि उसे सच्चाई पता चले, तू उसे एक झूठी सच्चाई दिखा दे। कंपनी को तेरी वजह से जो फायदा हुआ है उसकी पूरी लिस्ट बना। युवराज पर आरोप लगा कि वो तुम्हारे खिलाफ पर्सनल एजेंडा चला रहा है। वो तेरी तरक्की से जलता है, तुझे काव्या से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में बस इतना ध्यान रख कि कोई भी कागज तेरे खिलाफ ना हो। इतना कहने के बाद समीर ने अपने साथ बैठे तीसरे आदमी की ओर देखा और कहा, इंदर, एक काम कर, जो जो एनजीओ अभी अभी तक कुणाल ने फंडिंग की रिपोर्ट शो किए हैं उन्हें रातों रात असल में खड़ा कर दे। कुछ भी कर, कुछ ऑफिस खोल दे, नाम चढ़ा दे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करवा। इन्वेस्टिगेशन टीम अगर उन एनजीओ को पते पर पहुंचे तो वहां कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। इंदर ने सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले वहां से उठकर चला गया। उसके चाल में गजब का कॉन्फिडेंस था, मानो वो जानता हो कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसका फोन पहले से ही कान पर था और वो किसी से तेजी से बात करता हुआ विला से बाहर निकल गया। कुणाल ने समीर की ओर देखा और थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी विचलित था। वो जानता था कि एक छोटी सी चूक उसे बर्बादी की ओर ले जाएगी। उसकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा घूम रहा था, जो हमेशा के लिए उसकी एक ढाल थी। आज वही ढाल अगर सवाल पूछने लगी तो शायद वो किसी तूफान से कम नहीं होगी। समीर ने एक गिलास विस्की उठाया और कुणाल की ओर बढ़ाते हुए बोला, अरे कुणाल, ले ये पी।
दिमाग तेरा शांत हो जाएगा। डर के आगे कुछ नहीं होता भाई, चालाकी से होता है। तेरे पास अभी भी वक्त है। तू वो कर जो तू सबसे ज्यादा अच्छा करता है। दिखावे की दुनिया रच, दिखावे की दुनिया। कुणाल ने गिलास हाथ में ले लिया और एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखने लगा। समंदर की लहरें दूर कहीं किनारों से टकरा रही थी, जैसे समय की चेतावनी दे रही थी। लेकिन उस रात कुणाल ने एक फैसला कर लिया था। अब वो जो भी एक खेल खेल रहा था, वो उसको जीत कर ही दम लेगा। उधर दूसरी तरफ युवराज अब सिंघानिया हाउस वापस पहुंच गया था। शाम के धुंधले में जैसे उसकी गाड़ी बंगले के फाटक के अंदर आई, भीतर एक अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई थी। हल्की रोशनी में सजे हॉल के अंदर का वो कमरा ठिठक गया था। सामने काव्या हमेशा की तरह सोफे पर बैठी थी। उसके पास सिंधु, बिंदु और राशि गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तीनों के चेहरे पर किसी अनकहे डर की परछाई थी और सबकी निगाहें टिकी हुई थी एक मोटी सी कांच की शीशी पर, जो राशि के हाथ में थी। जैसे युवराज ने दृश्य देखा, वो एक पल के लिए चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर में सब किस बात का संकेत है। उसने आते ही गंभीर स्वर में कहा, क्या हुआ? तुम सब यहाँ कैसे बैठे हो और इतनी सोच में किस तरह से डूबे हुए? और ये राशि तुमने किस चीज की शीशी पकड़ी हुई है? उसकी आवाज की गूंज हॉल में फैल गई तो सबकी एकदम से नजर टूटी। सिंधु, बिंदु, राशि अपनी जगह से खड़ी हो गई। सिंधु ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव आप आ गए। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। ओह, मेरा इंतजार क्यों? क्या हुआ ऐसा कि तुम लोग सब एक साथ मेरा इंतजार कर रहे थे? युवराज ने हैरानी से पूछा। सवाल सुनते ही राशि ने अपने हाथ में पकड़ी शीशी उसकी ओर बढ़ा दी और गंभीर स्वर में बोली, गुरुदेव, हमारी चिंता का कारण यह शीशी ही है। युवराज ने शीशी को ध्यान से देखा। उसमें हरे रंग का एक चमकदार पानी सा था, जो प्रकाश में हल्का झिलमिला हुआ दिखा दे रहा था। उसका रंग इतना मोहक था कि एक पल को देखकर किसी की भी नजरें उससे हट न जाए। राशि ने धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठाते हुए आगे बताना शुरू किया। गुरुदेव, यह शीशी हमें टीना के सामान में मिली है। आज सुबह मैं और बिंदु मिलकर आपके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी हमें टीना के और कमरे से शीशी मिली। जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें एक ऐसा ड्रग है जो इंसान की याददाश्त मिटा देता है। इसको लेने के बाद आदमी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। कैसे किसी की जिंदगी से वो दिन हट ही जाए। सिंधु ने आगे बढ़ते हुए बोला, गुरुदेव, ये सामान्य ड्रग नहीं है। ये किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। अगर ये सच है कि टीना इसका उपयोग कर रही थी या किसी ने उसका उपयोग किया है, तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। युवराज ने शीशी को हाथ में घुमाया और उसकी रोशनी में उसके भीतर के तरल को गौर से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। यह बात सिर्फ टीना तक सीमित नहीं थी। यह संकेत था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो और ही चल रहा था। काव्या अब तक चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में भी बेचैनी आ गई थी। वो धीरे से बोली, युवराज, ये ड्रग अगर टीना पर इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है कि उसके हालात भी उसी के कारण हो। वो दिन ब दिन कमजोर होती क्यों गई, और उसी की कमजोरी की वजह से वो गोली का प्रहार नहीं झेल पाई और कोमा में चली गई। शायद ये उससे जुड़ा हुआ हो। युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी सोच अब घटनाओं के उन धागों को जोड़ने लगी थी जो अब बिखरे हुए लगते थे। उसने शांत स्वर में कहा, हमें इस बात की गहराई से जांच करनी होगी दीदी। असल में अस्पताल में टीना की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी, और साथ में मुझे इस कंपनी में अपने हर कदम को सावधानी से रखना होगा। कोई ना कोई कुछ तो बड़ा रच रहा है हमारे पीछे से। इतने में सिंधु बोली, गुरुदेव, क्या हम इसकी जांच करवा सकते हैं? शायद हमें से पता चल जाए कि ये किसने बनाया और कहां से आया होगा। हाँ बिल्कुल सिंधु, हमें इसको एक पुराने परिचित के पास लेकर जाना होगा, जो इसको सही से आइडेंटिफाई करे और बताए कि ये कब बना था और किस काम के लिए बना था। राशि, सिंधु और बिंदु ने एक दूसरे की ओर देखा। सबके चेहरों पर थोड़ी ही राहत आ गई थी, लेकिन काव्या अब भी चिंतित थी। वो जानती थी कि अगर टीना पर किसी ने ये दिया होगा तो वो इसके पीछे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। इसका मतलब तो ये भी था कि खतरा सिर्फ टीना तक नहीं था, बल्कि ये किसी और भी के ऊपर आ सकता था। युवराज अब पूरी तरह से गंभीर हो गया था। उसके चेहरे पर वो सख्त रवैया लौट आया था जो हमेशा मुश्किल हालात में उसके बाहर आ जाता था। उसने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, अब जो भी होगा सोच समझ कर होगा। आप लोग चिंता मत करें, इसकी जांच हो जाएगी। सभी ने सिर हिलाया और कमरे में अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा किसी के डर का नहीं था। युवराज अब चुपचाप अपने कमरे में चला गया। घर के माहौल में अब फैले सन्नाटे और भीतर की समाई उलझनों ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। युवराज उस शीशी को अपने साथ ही लेकर आ गया था। वो लगातार उसको देखता जा रहा था और उसके अतीत के परते ढूंढ रहा था। बिस्तर पर बैठते उसने अपनी हथेलियों के बीच उस शीशी को रखा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी।
पर ये नींद की शुरुआत नहीं थी, विचारों की आंधी थी जिसके अंदर वो खो गया था। कहीं ये दवा मुझ पर तो इस्तेमाल नहीं की गई, वो यही सोच रहा था। युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उस रात की स्मृतियां जो अभी तक धुंधली थी, अचानक उसकी आंखों के सामने छाया सी बनने लगी थी। उसे याद आया कि उस रात वो माही की मौत के गम में पूरी तरह से टूटा हुआ था। वो अपने होश में नहीं था। माही की जुदाई और उसकी मौत के गम में मिलकर उसने भीतर तक तोड़ दिया था। वो सोच में पड़ गया कि अगर उस रात मैं अपने कमरे में आया था, लेकिन मेरे साथ टीना थी, और फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। युवराज ने जोर दे देकर याद करने की कोशिश की, लेकिन उस रात का एक हिस्सा ऐसा था जो लाख कोशिशों के बाद भी वो याद नहीं कर पा रहा था। वो हिस्सा, वही हिस्सा जिसमें टीना ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वही रात जिसकी वजह से उसको टीना से शादी करने का फैसला करना पड़ा, और एक मजबूरी में। अब उसे लग रहा था कि टीना ने उस रात कोई दवा दे दी थी जिससे उसकी याददाश्त चली गई, और उसने उस रात की हकीकत को जानने की क्षमता खो दी थी। वो धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच रहा था जिसे अब तक उसने भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया था। हालांकि हाल में बैठी सिंधु और बिंदु भी गहरी सोच में डूब गई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और सवालों की झड़ी लग गई थी। सिंधु ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि टीना ने यह दवा शायद गुरुदेव पर इस्तेमाल की हो? सिंधु ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। उस रात जो कुछ हुआ था वो सबके समझ से परे है। क्या पता यही दिया गया हो? बिंदु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब हम उन्हें और परेशान तो नहीं कर सकते, पर वो पहले से बहुत कुछ झेल चुके हैं। शायद हमें अभी ये युवराज जी से बात नहीं करनी चाहिए। अब क्या करेंगे वो आगे? क्या टीना का सच्चाई का पता लग पाएगा? क्या किया था उस रात टीना ने? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 430वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर दो। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज की रात अब बेचैनी में गुजरने वाली थी। वो शीशी अब केवल एक बोतल नहीं थी, बल्कि उसे अतीत का वो हिस्सा बन गई थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। कमरे में बिखरी चुप्पी को तोड़ते हुए युवराज ने अपने सिर को पीछे की दीवार से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने अब टीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा हरा था। फिर वो रात, फिर टीना की चीख, और फिर टीना के आंसू, और वही शादी। वो एक दृश्य उसके धोखे जैसा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर ये सच है कि टीना ने मेरी याददाश्त मिटाने के लिए दवा दी थी, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और ये झूठ निकला तो शायद मैं खुद को ही माफ न कर पाऊं। कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक टिक की आवाज वही आ रही थी, बल्कि एक बीते लम्हे की गवाही लग रही थी। उसे अब एक एक सच को उजागर करना था, चाहे इसके लिए वो खुद को ही कटघरे में क्यों ना खड़ा करना पड़े। इधर जब युवराज इन सभी को सोचा में डूबा हुआ था, तभी उधर शिमला की ठंडी रात में जब पूरा शहर चादर ओढ़कर नींद में डूबा हुआ था, तभी एक आलिशान हवेली के अंदर माहौल कुछ और ही था। हवेली के विशाल मीटिंग रूम में बैठा श्रीनाथ धर माथुर, शहर में जिसे माथुर जी के नाम से जानते थे। उसकी पहचान एक रईस व्यवसायी की थी, लेकिन उसकी असली पहचान तो सिर्फ चंद भरोसेमंद लोग ही जानते थे। उस रात माथुर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बार बार सामने रखे लकड़ी के मेज पर टिके फोन की स्क्रीन पर जा टिकती, मानो किसी अनहोनी की सूचना का इंतजार कर रहा था। तभी कमरे में कोई आया और उसने थरथराते स्वर में कहा, साहब, मुंबई से खबर आई है, रानी दीदी और उसके साथी पकड़े गए। उनके सामने खड़ा एक नौकर जो अभी अभी ताजा खबर लेकर आया था। खबर सुनने के बाद माथुर जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उनके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। उन्होंने अपनी सोच से टूटते हुए जोर से आवाज लगाकर कहा, क्या कहा तूने? दोबारा बोल। हुजूर माफ कीजिएगा, लेकिन खबर पक्की है। मुंबई में रानी दीदी और उसके सभी साथी पुलिस की गिरफ्तार में आ गए। वो युवराज सिंघानिया की बीवी टीना को किडनैप करके शिप में डाल चुके थे। लेकिन लेकिन युवराज समय से वहीं पर पहुंच गया और सब कुछ बिगड़ गया। न सिर्फ टीना को छुड़ा लाया, बल्कि जहाज में मौजूद बाकी लड़कियों को भी आजाद करा दिया। अब वो जहाज इंडियन नेवी के कब्जे में है। नौकर की आवाज बोलते बोलते कांप रही थी। कुछ पलों तक माथुर जी भी चुप रहे। उनकी आंखों के सामने जली हुई मोमबत्तियों की लो टिक गई। उन्होंने एक बार लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोले, जहाज जहाज तो हमारा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या लोड किया गया। वो तो कस्टम डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं है। वो कुर्सी से धीरे धीरे उठे और कमरे में टहलने लगे। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा,
असल में चिंता की बात तो यह है कि दीदी पकड़ी गई और उनका साथ पूरा नेटवर्क ढह गया। अब वो लड़कियों की सप्लाई कौन करेगा? हमारा धंधा ठप पड़ जाएगा। और इससे बड़ी आफत यह है कि रावत परिवार तक ये बात पहुंच गई तो उन्हें पता चलेगा कि तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मुझे भी खत्म करने के से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आवाज में पहली बार डर झलक रहा था। हुजूर, हुजूर क्या करना होगा हमें? नौकर ने डरते डरते पूछा। माथुर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हमें जल्दी ही रावत परिवार को जवाब देना होगा, वरना वो भी हमें दिल्ली के घर परिवार की तरह खत्म करवा देंगे। तुम्हें याद है ना कि घर क्या थे? बड़े बड़े ठेके उनके नाम थे, लेकिन एक बार चूक हो गई और अब उनकी हवेली पर सिर्फ ताले लटके हैं। हाँ हजूर, याद तो है, लेकिन हमें अब करना क्या है? जल्दी कीजिए जो करना है। नौकर ने कहा, हाँ हमारा भी वही हाल हो सकता है अगर हमने इस समय रहते कुछ नहीं किया। मुझे जल्द ही धंधे की फिर से खड़ा करना होगा, नए रास्ते ढूंढने होंगे और ये काम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे पूरे नेटवर्क का है। मैं दीदी को नहीं बचा सका, लेकिन बाकी बचे लोगों को अब संभालना होगा। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो रावत परिवार हमें भी मिटा देगा। और फिर कुर्सी से बैठे और गहरी सोच में डूब गए। इधर उनके सामने एक पुराना नक्शा पड़ा हुआ था जिनमें विभिन्न तस्करी के रूट और एजेंटों के नाम लिखे हुए थे। उन्होंने नाम को घेरे बनाने शुरू कर दिए। हमारे एक कनेक्शन तलाशने होंगे, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, शायद उधर से कुछ किया जा सके। और सबसे जरूरी बात यह कि हमें पुलिस और मीडिया का ध्यान हटाना होगा। युवराज को इस बार सबक सिखाना होगा, उसके कारण सब कुछ बिगड़ा है। उस पर हमला करना अब जरूरी हो गया है, लेकिन सीधे नहीं, उसे वही चोट पहुंचानी है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। माथुर जी की आंखों में अब बस वही पुरानी चमक लौट आई। उन्होंने अपने पुराने साथी बिल्ला को बुला लिया। बिल्ला माथुर जी का पुराना खास आदमी था जो कई गैर कानूनी कामों में उनके साथ काम करता था। बिल्ला कमरे में आया तो माथुर जी ने उसे सारी स्थिति बता दी और फिर बोले, अब तेरा काम है युवराज के परिवार पर नजर रखना। इस बार कुछ ऐसा करना है कि वो लड़का खुद टूट जाए और सीधा साथ ही हमें अपने धंधे के लिए नए रास्ते भी खोलने हैं। इस बार कोई चूक नहीं करनी होनी चाहिए। बिल्ला ने सिर झुकाकर हामी भर दी। इधर हवेली की दीवारों के बीच साजिश की नई तैयारियां चल रही थी। वहीं दूसरी और मुंबई में युवराज अपने अतीत के सच को लेकर उलझा हुआ था। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जो कुछ भी हुआ था उस रात, वो कुछ ना कुछ तो बड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी और आंखें बंद हो गई थी। वो तो जैसे एक बवंडर में उलझा हुआ था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रात बीत चुकी थी, एक नई सुबह का आरंभ हो चुका था और सुबह की पहली किरण सिंघानिया हाउस के अंदर आ गई थी। वही सीधी जाकर चेहरे पर युवराज के पड़ी और पहले हल्का सा उसकी आंखें मिचमिचाई, फिर उसने करवट ले ली। लेकिन जैसे ही उसकी पलकों पर धूप की गर्माहट ने पकड़ मजबूत की, उसकी आंखें अपने आप खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और दीवारों पर टंगे महंगी पेंटिंग्स अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। युवराज कुछ पल तक यूं ही बिस्तर पर बैठा रहा, अपनी धुंधली आंखों उसे खिड़की से आती रोशनी को देखता रहा। फिर जैसे एक ठंडी सांस भरते हुए उसने खुद को जगाने की कोशिश की। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर बढ़ गया। ठंडे पानी की धार अब जब उसके चेहरे पर टकराई तो जैसे उसकी सारी थकावट पल भर को लिए बह गई। दर्पण के सामने वो खड़ा व्यक्ति पहले जैसा न था। उसकी मासूमियत अब और भी अलग थी। जब वो जल्दी से तैयार होकर बाहर निकला, आज उसने एक हल्का नीला कुर्ता पहना था और जिस पर सफेद धागों की कढ़ाई की गई थी। डाइनिंग टेबल पर वो जैसे ही नाश्ता सजाकर रखा गया था, नौकर ने आदर से उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बैठने का इशारा किया। युवराज चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर गर्म पराठे, दही, ताजे फल का रस और एक कटोरी में कटे हुए फलों की सजावट थी। उसने एक पराठा तोड़ा और खाने लगा। इधर एक कौर के साथ उसका मन उसी बात में उलझा हुआ था कि क्या सचमुच ने टीना का दुआई जो ली थी वो उसके ऊपर उसको डाला था या फिर नहीं, और क्यों वो सिर्फ वो उसी पल में खोया हुआ था। उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते जा रहे थे। हर निवाले के साथ वो जैसे खुद से सवालों में डूबा हुआ था। टेबल पर रखी कॉफी की प्याली अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं था। इतने में बाहर से सिंधु की आवाज आई, गुरुदेव, आप नाश्ता कर रहे हैं? युवराज ने चौंक कर देखा, जैसे किसी छोरी गहरी सोच से बाहर आया और बोला, हाँ हाँ सिंधु आ जाओ। सिंधु, बिंदु और राशि तीनों वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि युवराज की आंखों के नीचे गहरे काले थे, गहरे हो गए थे। और सिंधु ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या आप ठीक हैं? आज आपकी आंखों में वो तेज नहीं है जो हमेशा होता है। युवराज ने फीकी मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूं, बस कुछ नींद कम ली है। इस पर राशि ने धीरे से कहा, आपको उस शीशे के बारे में कुछ पता चला क्या? युवराज का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया।
उसने नजरें अपने आप झुक गई, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोला, नहीं राशि, पता तो नहीं चला, लेकिन दिल कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा कुछ हुआ था। अब जल्दी ही उसका पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तीनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। वो समझ गई थी कि युवराज अब सच के बहुत करीब है। इस पल की गंभीरता में हवा तक ठहर गई थी। तो उसने नाश्ते की एक थाली और सरकाई पानी का गिलास उठाया और एक लंबा घूंट भरकर बोला, आज से हर कदम सोच समझ कर रखूंगा और अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। उसका स्वर ये दृढ़ था और आंखों में अब स्पष्टता थी, जैसे किसी तूफान के बाद समंदर में होता है। युवराज अब उठ खड़ा हुआ और उसके चाल में फिर से वही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। तीनों लड़कियां उसकी ओर देखती रह गई। उन्हें पता था कि युवराज अब अपने जीवन के सबसे खतरनाक लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गया था। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, सिंधु, आज से हर छोटी चीज का रिकॉर्ड रखो और जो भी टीना से जुड़ा हुआ है सब कुछ मुझे चाहिए। जी गुरुदेव, सिंधु ने सिर झुकाकर कहा। उधर माथुर जी ने बिल्ला को काम पर लगा दिया था। अब क्या करेगा बिल्ला और क्या करेंगे माथुर जी, क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़े।